हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं जयप्रकाश स्वामी महाविद्यालय से आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का एक टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर के बारे में आज बात करते हैं। देखो, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं? ऊर्जा के जो क्वांटीकृत मान होते हैं उनको हम क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन की पहचान को बताती है। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसका स्थान, इन सब के बारे में जो जानकारी देता है उनको हम क्वांटम संख्याओं के नाम से जानते हैं। जैसे हम नॉर्मली एग्जाम्पल लेते हैं, किसी इंसान का पता, नाम, इनसे उनकी रहने की स्थान आदि के वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन की पहचान की जाती है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस स्थान पर और किस प्रकार से रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्याएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। तो कौन कौन से 4 प्रकार क्वांटम संख्याओं के होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। और चौथी हमारी क्वांटम संख्या होती है चक्रण क्वांटम संख्या। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है जिनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहली क्वांटम संख्या अपने पास आती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में सारा किस प्रकार से ये क्वांटम संख्याएं क्या क्या जानकारी देती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, मुख्य क्वांटम संख्याएं क्या होती है और ये क्या बताती है। पहली बात तो इस क्वांटम संख्या को बोर द्वारा दिया गया था। बोर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये क्वांटम संख्या के बारे में बताया था। अब ये क्वांटम संख्याएं बताती क्या है? तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये मुख्य रूप से कोश के बारे में जानकारी देती है। कोश के बारे में जानकारी देती है। दूसरा, ये जो क्वांटम संख्या है कोश की ऊर्जा के बारे में भी बताती है। ये क्वांटम संख्या कोश के बारे में जानकारी देती है और कोश की ऊर्जा के बारे में बताती है। इसके जो मान हैं वो n बराबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक हो सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या के मान 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक इसके मान हो सकते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं इस 1, 2, 3, 4 इन कक्षकों को K, L, M, N आदि के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है 1, 2, 3, 4 ये कोश के बारे में बताती है। पहला कोश होगा उसको हम संख्या 1 देंगे और उसको हम K के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे को L के द्वारा, तीसरे को M के द्वारा, चौथे को N के द्वारा। इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
कोई भी कोष है उसकी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको एक फॉर्मूले द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है 2n² के द्वारा। यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस सूत्र के द्वारा अगर निकालते हैं कि मान लो कोई पहला कोष है, n का मान 1 है, ठीक है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो इसके बारे में बात करते हैं। तो n का मान अगर 1 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर n का मान 2 आता है तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। n का मान 3 आता है, 2 गुणा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो इस प्रकार से किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। 2n² किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी भी कोष में अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है तो वहाँ पर हमेशा ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, मतलब ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। जैसे किसी कोष का लिए पहला कोष है, ठीक है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है, चौथा कोष है, इनको हम किसी रिप्रेजेंट कर सकते हैं K, L, M, N इस प्रकार से। तो जितनी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाएगा उसकी ऊर्जा का मान भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होता है, E जो होता है वो समानुपाती होता है 1/n² की। अगर n² का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है E का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाता है ऊर्जा का मान भी बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई अपनी मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। दूसरा है अपना दिगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या बताती है? ये हमें उपकोष के बारे में जानकारी देती है। उपकोष के बारे में जानकारी देती है। इसके जो मान होते हैं, इसके जो मान होते हैं वो 0 से लेके 0 से n-1 तक होते हैं। जीरो से n-1 तक होते हैं और ये क्वांटम संख्या आकार के बारे में भी जानकारी देती है। उपकोष का आकार मान सकते हो आप, उपकोष के आकार के बारे में भी जानकारी देती है। अब हम बात करते हैं उपकोष के बारे में जानकारी किस प्रकार से देगी। इसका हमने मान बताया 0 से n-1 तक होता है
ये क्वांटम संख्या उपकोष के आकार के बारे में भी जानकारी देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हाँ, जैसे मान लो किसी भी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का मान किसी के लिए 1 आता है। ठीक है, तो 1 आता है तो वहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या का मान किसी के लिए 1 है, तो अल का जो मान है उसके लिए वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इसका मान 0 से n-1 के बराबर होता है, तो n-1 कर दिया तो अल का मान 0 आएगा। अगर किसी के मान लो 2 है तो इसके लिए अल का मान क्या आएगा, 0 और 1 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से 3 है तो 0, 1, 2, इस प्रकार से दिगंशी क्वांटम संख्या के मान होते हैं। अब इनकी 0 से हमें क्या पता चलता है, अगर किसी क्वांटम संख्या का मान, अगर दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 आता है तो वहाँ पे जो अपना उपकोष होता है वो एस उपकोष होता है। अगर किसी भी क्वांटम संख्या का मान, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है तो वो हमें एस उपकोष के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अगर ये मान 1 हो तो ये हमें पी उपकोष के बारे में जानकारी देती है। अगर 2 हो तो ये हमें डी उपकोष के बारे में जानकारी देती है। 3 हो तो ये हमें अप उपकोष के बारे में बताती है। ठीक है, अब ये आप सोचोगे एस पी डी एफ क्या है, ये उपकोष के नाम हैं। अलग अलग उपकोष को एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं से ये नाम लिए जाते हैं। अब इनकी अगर फुल नेम अगर हम जाने तो इसको हम शार्प कहते हैं, इसको डिफ्यूज्ड और इसको फंडामेंटल हम कहते हैं। तो ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं के नाम है और इनकी फुल फॉर्म, एस की फुल फॉर्म शार्प होती है, पी की प्रिंसिपल होती है, डी की डिफ्यूज्ड होती है, एफ की फंडामेंटल होती है। और वैसे देखें तो ये उपकोष के नाम होते हैं एस पी डी एफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट एक पॉइंट रह गया था इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इस दिगंशी क्वांटम संख्या से किसी भी उपकोष की कक्षीय क्वांटम संख्या, कक्षीय कोणीय संवेग, दिगंशी क्वांटम संख्या इससे हम क्या जानकारी निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कक्षीय कोणीय संवेग हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो होता है अंडररूट अल प्लस 1 एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जिसके आधार पे हम कक्षीय कोणीय संवेग निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का। और ये किसके आधार पे निकाल सकते हैं, ये हमें दिगंशी क्वांटम संख्या के आधार पे इसका मान पता चलता है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या कक्षीय कोणीय संवेग का मान ज्ञात करने के काम में आती है। ठीक है, अब हम और बात करते हैं। किसी भी कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, इसका मान किसके आधार पर निकाला जाए, तो दिगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर इसका मान निकाला जा सकता है। दिगंशी क्वांटम संख्या अपनी होती है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2l + 1। तो ये जो 2l + 1 जो फॉर्मूला है, इसके आधार पे हम कक्षकों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l + 1। इसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षकों की संख्या, इनके बारे में हम
उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लो एस उपकोष है, ठीक है। अब एस उपकोष के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें। तो एस उपकोष में कक्षकों की संख्या है, तो कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2l+1, ये फॉर्मूला था। अब अल का मान आपको पता है कि अल का मान एस के लिए कितना होता है, अल का मान 0 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे हमें, 2 × 0+1, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1। तो एस उपकोष जो होता है उसमें एक ही कक्षक होता है, ठीक है। अगर हम P की बात करें तो इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। P के लिए इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, कक्षकों की संख्या 2 × 1+1, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 3 आएगा। तो सभी प्रकार के कक्षकों के लिए इस सूत्र से हम कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं। जैसे ये अपने उपकोष हैं, इनमें कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। अब कक्षकों की संख्या एस उपकोष के अंदर कितनी होती है, वही अपना फॉर्मूला 2l+1 वाला, 2l+1 के अनुसार क्या हो जाएगी, इसका मान 1 आ जाएगा। और P के लिए इसका मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से D के लिए 5 और अब के लिए 7। ये सब क्या है, कक्षकों की संख्या है। मतलब एस जो उपकोष होता है उसके अंदर एक ही कक्षक होता है, P जो होता है उसके अंदर 3 कक्षक होते हैं, D के अंदर 5 होते हैं और F के अंदर 7 होते हैं। इसी प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना चाहूँ तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2l+1, ठीक है। अब इसको 2 से गुणा किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 10 आ सकते हैं और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। 2, 6, 10 और 14 ये इसमें आती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलो इसके बाद हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं S, P, D और F। इन कक्षकों का आकार किस प्रकार से होता है, तो जो S ऑर्बिटल है वो आपका गोलीय आकृति का होता है। जो आपका S उपकोष है वो गोलीय आकृति का होता है। P कक्षक की मैं बात करूं तो वो डंबलाकार होता है और D उपकोष की मैं बात करूं ये द्विडंबलाकार होता है। और F उपकोष की जो आकृति है वो जटिल प्रकार की होती है। जितने भी प्रकार के ऑर्बिटल हैं S, P, D, F, जितने भी उपकोष आते हैं इनकी आकृति जो है वो सबकी अलग आकृति होती है। S की मैं बात करूं, S उपकोष संख्या में 1 होता है तो इसकी जो आकृति होगी वो कैसी है, वो गोलीय आकृति होती है। P जो है वो संख्या में 3 होते हैं, इनकी जो आकृति है वो डंबलाकार आकृति होती है। इस प्रकार से S की तो आकृति होती है गोल और P की जो आकृति होती है वो होती है डंबलाकार।
इस प्रकार से होती है। वो डी की जो आकृति होती है वो डी डंबलाकार आकृति होती है इसकी, और एफ की जो आकृति होती है वो बहुत ही जटिल प्रकार की आकृति इसकी पाई जाती है। ठीक है, अब हम तीसरी क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या। स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं।